हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपनी बायोलॉजी की इस क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी के 12वीं क्लास के पहले अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, जिसमें हम जो निषेचन पूर्व जो संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं में हमने परागकोश तथा लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में जान लिया था। लघु बीजाणुधानी यानी ये परागकोश के अंतर्गत क्या होती हैं, लघु बीजाणुधानी होती हैं। अब आज हम जो अध्ययन करेंगे वो होता है कि इस लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत किस प्रकार से लघु बीजाणु का जन्म होता है या किस प्रकार से लघु बीजाणु बनते हैं। तो लघु बीजाणु जनन क्या है कि हमने पढ़ा था कल लघु बीजाणुधानी। इसके 4 परत होती हैं। सबसे बाह्य परत, बाह्य त्वचा, उसके बाद अंत्यथीशियम के बाद मध्य परत के बाद थी टेपिटम, और टेपिटम के अंदर हमने कल पढ़ा था इस प्रकार से, सबसे पहले बाह्य परत, बाह्य त्वचा, अंत्यथीशियम, उसके बाद ये मध्य परत थी और लास्ट में ये था टेपिटम। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। इसके अंदर हमने कुछ कोशिकाओं का जिक्र किया था। इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं थी, पिछली क्लास में हमने देखा था। इन कोशिकाओं को कहा था बीजाणुजन कोशिकाएं, और उनका पूरा समूह क्या कहलाएगा, बीजाणुजन ऊतक। तो इन बीजाणुजन ऊतकों से या बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहेंगे, बीजाणुजन कोशिकाओं से या बीजाणुजन कोशिकाएं विकसित होकर या परिवर्धित होकर किसका निर्माण करती हैं, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीजाणु जनन कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, वो सब बातें हम इस क्लास में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पता है ये लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होती हैं, बीजाणुजन कोशिकाएं, बीजाणुजन ऊतक होते हैं। ऊतक कह दो या कोशिका, सेल। ये कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं पोषण प्राप्त करके विकसित होती हैं, और विकसित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। ध्यान रखना, ये जो कोशिकाएं होती हैं बीजाणुजन कोशिकाएं या लघु बीजाणु मात्रजन जो कोशिका होती है, मात्र कोशिका होती हैं, ये 2n होती हैं, द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। आगे इन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इन कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और आप जानते हैं कि एक अर्धसूत्री कोश के विभाजन में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 डॉटर सेल, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो गुणसूत्रों की संख्या है वह कैसी हो जाती है, आधी। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री कोश के विभाजन होगा, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये कोशिका कैसी होती है, अगुणित होती हैं। और ये जो बनेंगी कोशिकाएं, इनसे जो 4 कोशिकाएं बनेंगी, वे कोशिकाएं निर्माण करती हैं लघु बीजाणु को, माइक्रोस्पोर का। 4 कोशिकाएं बनी। ये चारों कोशिकाएं एक समूह के रूप में होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं। इस ग्रुप को हम कहते हैं चतुष्क। क्या कहते हैं, चतुष्क टेट्रेड। और ये एक पदार्थ कैलोज
कैलोज नामक पदार्थ से या कार्बनिक पदार्थ से, या कह सकते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसके द्वारा ये बंधी हुई होती हैं आपस में चारों, चतुष्क का निर्माण करती हैं। बाद में इस कैलोज को, ये जो कैलोज कार्बोहाइड्रेट है, कार्बनिक पदार्थ है, इसका विघटन करता है कैलेज नामक एंजाइम। कैलेज को विघटित करने वाला एंजाइम, पाचन करने वाला एंजाइम होता है कैलेज। ये बन गया। ये संरचना कहाँ पर स्थित है? इस गुरु लघु बीजाणुधानी के अंदर ये स्थित है। बाद में क्या होगा कि इस जब ये परिपक्व होंगे, इनसे किनका निर्माण होगा? आगे जाके परागकणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जो होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, ये पोलन ग्रेन में परिवर्तित होते हैं, विकसित होते हैं, तो पोलन ग्रेन बनेंगे। तो इस बीजाणुधानी, जो लघु बीजाणुधानी, इसके अंदर ये व्यवस्थित होते हैं। तो उसी समय इसकी जो त्वचा होती है, कौन कौन सी? 3 परत होती हैं। सबसे अंदर वाली जो होती है, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, टेपिटम। टेपिटम के ऊपर पाई जाती है मध्य परत। उसके बाद अंतःस्थीशियम, और सबसे बाहर पाई जाती है बाह्य त्वचा। जब इन लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ये किसका निर्माण करेंगे? परागकणों का निर्माण करेंगे, परागकणों में परिवर्तित होते हैं। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ये टेपिटम क्या करता है? इनको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, और मध्य परत भी इसमें सहायता करती है। तो इनके विकास के समय जब ये विकसित होते हैं, उस समय ये परतें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? दोनों परतें क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, टेपिटम और मध्य परत। ये 2 परतें क्या हो जाती हैं? बाकी शेष रह जाती हैं। ये दोनों परतें अंतःस्थीशियम की हमने बताई थी, जो कोशिकाएं होती है वे कैसे होती हैं? आर्द्रता ग्राही होती हैं। तो ये जो परत समाप्त हो जाते हैं, सभी परागकण क्या है? लगभग इस परागपुटी के अंदर विकसित रह जाते हैं, और ये 2 परतें क्या जाती हैं? शेष से रह जाती हैं, और ये पूरी संरचना क्या बन जाती है? एक परागपुटी बन जाती है। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? परागकण भरे हुए होते हैं। और ये परागकण क्या होता है? टेपिटम के द्वारा, ये टेपिटम के हमने कल 2 कार्य बताए थे आपको। ये तो पोषण प्रदान करता है, दूसरा स्पोरोपोलिनिन नामक एंजाइम, एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है, स्राव करता है। इसके साथ साथ एक कैलेज एंजाइम का भी स्राव करता है, जो क्या करेगा? बाद में इस कैलेज को क्या कर देगा? पृथक कर देगा, इसको विघटित कर देगा, जिससे क्या होंगे? ये परागकण इसमें क्या होंगे? स्वतंत्र रूप से फैल जाएंगे। और ये दोनों अंतःस्थीशियम और बाह्य त्वचा मिलकर क्या बना लेंगे? इसकी परागपुटी का निर्माण कर लेंगे। बाद में ये परागपुटी अंतःस्थीशियम की कोशिकाएं क्या करेंगी? नमी को एब्जॉर्ब करेंगी। एब्जॉर्ब करने के पश्चात ये क्या करेंगे? इस परागपुटी को तोड़ देंगी, और जिससे ये बहुत सारे परागकण स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो, हमने क्या जाना? ये क्या है? एक परागकोश है। परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं? बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं। बीजाणुजन कोशिकाएं ये विकसित होकर किसका निर्माण करेंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होता है? 8 सूत्री कोश का विभाजन होता है। 8 सूत्री कोश के विभाजन के दौरान इससे क्या बनती है? 4 लघु बीजाणु या प्राथमिक लघु बीजाणु कह सकते हैं। ये बाद में लघु बीजाणु क्या होंगे? विकसित होंगे, पोषण प्राप्त करेंगे। पोषण कहाँ से आएगा? आप जानते हैं, टेपिटम के द्वारा। और ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? परागकणों में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब ये परागपुटी फटती है तो ये स्वतंत्र रूप से परागकण बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं परागकण। परागकण की संरचना किस प्रकार से होती है? तो ध्यान रखना, ये जो परागकण है, इस परागकण को हमने थोड़ा सा इस प्रकार से दर्शाया है। परागकण कैसी कोशिका है? अगुणित कोशिका है, एन है इसमें, क्योंकि यहाँ पे द्विगुणित थी, द्विगुणित से
अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये क्या रह गई, अगुणित रह गई। तो परागकण के चारों ओर किसने, टैपिटम ने क्या स्रावित किया था, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन बाहर इसके चारों एक क्या आवरण बना लेता है, इस आवरण को कहते हैं बाह्य चोल। याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले जाता है कि परागकण का बाह्य चोल किस पदार्थ का बना होता है, तो आप क्या बताएंगे, परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना हुआ होता है। ये क्या होता है, हमने बताया था पिछली क्लास में कि स्पोरोपोलेनिन अब तक का ज्ञात प्रकृति के जो जीव जगत का सबसे अधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। जो क्या करता है, ये परागकण जो विकसित हुए हैं, परागकोश से निकल गए, बाहर पड़े हुए हैं, तो उनको विभिन्न ताप, दाब, रासायनिक पदार्थों से अपचयित या क्षयित होने से ये बचाने में सहायता करता है। कौन, स्पोरोपोलेनिन। ये क्या करता है, परागकण के बाह्य आवरण, जिसको हम बाह्य चोल कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, इसका निर्माण करता है। उसके बाद इस परागकण के अंदर इसके अंदर एक परत पाई जाती है जिसको कहते हैं अंतःचोल। क्या कहेंगे, अंतःचोल, इंटाइन। और ये जो बनी होती है दो पदार्थों से बना होता है, इसको भी आप याद रख लेना, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कभी कभी। पैक्टिन प्लस सेलुलोज। इन दोनों से मिलकर बना होता है। दोनों में अंतर याद रखना, बाह्य चोल बाह्य आवरण बनाएगा, अंतःचोल अंत आवरण बनाएगा, किसका, परागकण का। बाह्य चोल किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का। अंतःचोल किसका बना होता है, पैक्टिन का और सेलुलोज का। दूसरे, बाह्य चोल जो होता है वह असतत होता है, जबकि ये सतत होता है। बाह्य चोल कैसा होता है, असतत, असतत, और जबकि ये कैसा होता है, सतत। अब सतत और असतत क्या होता है, असतत का मतलब लगातार सभी जगह एक समान मात्रा में पाया जाएगा, जबकि जो बाह्य चोल होता है यह असमान मात्रा में, कहीं तो यह अधिक मात्रा में, कहीं कुछ जगहों पर यह क्या आता है, बहुत कम मात्रा में या एब्सेंट भी होता है। तो इसलिए इसकी मात्रा के आधार पर इसको क्या कहेंगे, असतत। और जबकि यह कैसे होता है, सतत होता है। ठीक है, ये याद रखना। जबकि आगे की बात करें, अंतःचोल कैसे होता है, एक सॉफ्ट मुलायम होता है, जबकि ये कैसा होता है, कठोर आवरण होता है। इतनी आपको बात याद रखनी है। जिन स्थानों पर बाह्य चोल अनुपस्थित होता है या अनुपस्थित स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, उस स्थान को हम कहते हैं जनन छिद्र। जैसे मान के चलो यहाँ पर एब्सेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, जनन छिद्र। ये जो स्थान है इसको क्या कहते हैं, जनन छिद्र होते हैं। इसके अंदर आगे हम बात करेंगे, जनन छिद्र से क्या होगा, आगे ये परागकण अंकुरित होते हैं वर्तिकाग्र पर जाकर, तो इस जनन छिद्र से क्या होता है, पराग नलिका का विकास होता है। वो किस प्रकार से होता है हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे परागकण की संरचना के बारे में। तो परागकण के अंदर हमने ये परत पढ़ ली। अब इसके अंदर परागकण क्या है, एक कोश का है। इसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, युग्मक नहीं कहेंगे, युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद यानी कि इससे उद्भव होगा किसका, नर युग्मक का। अभी नर युग्मक बना नहीं है। तो इसका जो अंदर जो है ये अंतःचोल हो गया। अंतःचोल के अंदर क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, क्योंकि ये क्या है, कोशिका है। और कोशिका के अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। इसके अंदर जो कोशिका होती है ये दो भागों में बटी होती है, या कह सकते हैं आगे दो भागों में विभाजित हो जाती है और दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक जो अंदर जो बड़ी कोशिका होती है, इस बड़ी कोशिका को हम कहते हैं काय कोशिका या वेजिटेटिव
सेल। जबकि एक छोटी कोशिका जो होती है उसको कहते हैं हम जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव सेल कहते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे। छोटी कोशिका यानी कि जनन कोशिका जो होती है वो इतनी छोटी है ऐसा लगता है कि इसके जीव द्रव्य में क्या है, ये काय कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती है। काय कोशिका क्या करती है, इसके लिए जब ये इससे किसका पराग नलिका का विकास होगा और ये आगे जाके दो भागों में बढ़ती है या इसके जो केंद्रक है दो युग्मकों में बढ़ता है तो उस समय ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जबकि जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका आगे चलकर दो नर युग्मकों का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है किसकी, परागकण की। दोबारा समझते हैं, परागकण के संरचना इस प्रकार की होती है। ये लगभग प्राय गोलाकार होती है, कुछ में ये अंडाकार भी होती है, किसी में ये कह सकते हैं त्रिज्या सममित हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार होती है, लेकिन प्राय अधिकतर में ये कैसे होती है, गोलाकार होती है। तो ये इसके दो आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण को क्या कहेंगे, बाह्य चोल, और अंत्य आवरण को क्या कहते हैं, अंत्य चोल। बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ये असतत होता है और इस पे कहीं कहीं पर क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित या बहुत कम मात्रा में होता है, उन स्थानों कहते हैं जनन छिद्र। आगे अंत्यचोल, अंत्यचोल किसका बना होता है, पैक्टिन और सेल्यूलोज का, ये सतत होता है और यही क्या करेगी, इसके जो बाह्यचोल होता है यही इन जनन छिद्र से आगे विकसित होकर पराग नलिका का विकास करेगा। अंदर हम बात करते हैं, जो कोशिका होती है वह दो भागों में विभाजित हो जाती है। उसमें विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक काय कोशिका और एक जनन कोशिका। काय कोशिका क्या करेगी, इसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। जनन कोशिका आगे नर युग्मकों का निर्माण करती है। जनन कोशिका छोटी होती है, काय कोशिका बड़ी होती है। ये इतनी छोटी होती है कि ऐसा लगता है कि मान चलो ये कोशिका क्या होती है, काय कोशिका के जीव द्रव्य में तैर रही है। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक लघु बीजाणु जनन तथा परागकण की संरचना समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।